हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जितने भी दोस्त आप लोगों ने बीपीएससी ट्री 2.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का जिन दोस्तों का आज 10 दिसंबर 2023 को पेपर था, तो उनके लिए एकदम सटीक और विश्वसनीय आंसर की लेकर इसके ग्लोबल क्लासेस जो है, आप लोग के समक्ष जो है, आप लोग के मैं आया हूँ। तो आप लोग जितने भी दोस्त आज का पेपर दिए हुए हैं 10 दिसंबर 2023 का बीपीएससी ट्री का, तो आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए और ये आंसर पर आप लोग 100% विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग को एकदम बिल्कुल गूगल से आप लोगों को एकदम सर्च कर करके एक-एक प्रश्न को आप लोग के समक्ष लाया गया है। तो चलिए, आज का ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देखिए, ये जो जीके, जीएस और साइंस के जितने भी आप लोग को पेपर में आए हुए थे प्रश्न, जीके, जीएस और ये साइंस और करंट अफेयर इन चारों से जो आप लोग के प्रश्न आए थे, उन सबको शानदार तरीके से देखेंगे और आप लोग फटाफट सबका आंसर मिलाते चलिए। चलिए, ये 31 प्रश्न हमारे पास जो पेपर आया था उसका ये 31 नंबर है, प्रश्न नंबर। तो आप लोगों में हो सकता है कि नंबरिंग चेंज हो सकता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो पहला ये प्रश्न है आप लोग को कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला जी जो थे ये चंपारण के बहुत ही महत्वपूर्ण किसान थे दोस्तों। और दोस्त इन्होंने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, ठीक है ना? तो उनके काफी अनुनय विनय के बाद वो चंपारण आए थे। तो देखिए इसमें चंपारण वाले में चंपारण आंदोलन में ये दोस्तों इसमें से कहीं भी गांधी जी का नाम निशान नहीं है। तो दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना? ये राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी इस तीनों में से कोई नहीं होगा। महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बिहार आने के लिए ये आप लोगों को बुलाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और दोस्तों इस प्रश्न को मैंने आप लोग को जब चंपारण सत्याग्रह के लिए जो सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध कराया हूं, तो उसमें इसका एकदम विस्तृत रूप से आप लोग को बताया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोग का संग्रह जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ये भी प्रश्न भी दोस्त मैं अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को करा दिया हूं। नहीं विश्वास है तो आप लोग 1000 जीके जीएस का जो आप लोग को मेरे ये प्लेलिस्ट में जो पड़ा हुआ है उसमें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं इतना बार करा चुका हूं कि अब क्या बताऊं इसको, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते होंगे वो बखूबी से जानते हैं कि ये सब जितना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोग को बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है दोस्तों, यह जो लिखा गया है, ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो दोस्त मेरे थोड़ा-सा ये वीडियो लाने में मुझे देर इसलिए हो जाता है कि आप लोग के लिए स्पष्ट जो प्रश्न जो है, आप लोग की ये जो टाइप करके आप लोग को देखिए इतना बढ़िया से टाइप करके आप लोग को प्रश्न जो है एक-एक प्रश्न को लाना पड़ता है, तो थोड़ा-सा इसमें देर लग जाता है और एक-एक प्रश्न को रिव्यू करके आप लोग को गूगल से, विकिपीडिया से ये करके आप लोग के समक्ष लाना होता है, इसलिए थोड़ा-सा देर हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना आंसर ज़रूर मिला लीजिए और जिन दोस्तों का आगे की शिफ्टों में परीक्षा होने वाली है, वो लोग कृपया देखते रहें कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इतना मेहनत इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्त आपके लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए 33 नंबर प्रश्न है कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों देखिए 1915 और 16 के मध्य में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो एक जो होम रूल लीग जो हुआ था, वो दोस्त मेरे वो पुणे में हुआ था। पुणे होम रूल लीग कह लीजिए, पुणे होम रूल लीग कह लीजिए, ठीक है ना? जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसमें ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है कि पुणे वाला पूछ रहा है कि मद्रास वाला पूछ रहा है। और दूसरा जो होम रूल लीग है ये दोस्तों मद्रास होम रूल लीग जो है ये एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया। तो ये ऑप्शन में आप लोग को है एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये एनी बेसेंट हो जाएगा। आप लोग इसको गूगल करके देख लीजिएगा। मैं यूं ही आप लोग के लिए ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, काफी आप लोग के इस पर मेहनत करके, काफी आप लोग के लिए सर्च करके,
कई किताबों को आप लोग को रेफरेंस लेकर ये आंसर की को लेकर आया हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार में नमक सत्याग्रह को अगर आप लोग गूगल कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक आप लोग थी, एनसीईआरटी बुक को आप लोग लीजिएगा, तो दोस्तों इसमें दो महिलाओं का काफी नाम है, ये मीरा देवी और हसन इनाम, ये दोनों नाम जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। आप लोग एकदम 100% आप लोग एकदम श्योर रहिए इन प्रश्नों का जो आंसर की मैं बता रहा हूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो नील दर्पण नाटक की बात की जा रही है दोस्तों। तो इस प्रश्न में जो दोस्त जो है, ये दीनबंधु मित्र जिसने ये ऑप्शन लगाया है, जिन दोस्तों ने दीनबंधु मित्र को टिक किया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। दीनबंधु मित्र जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 36 है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना पटना में की। ठीक है ना। 1913 में अनुशीलन समिति की बात की जाए दोस्त मेरे, तो यह जो हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा ये स्थापना किया गया था पटना में। किनके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये तो प्रश्न मैं कई बार कह चुका हूं कि आप लोग के लिए तीन प्रश्न, तीन जो बिहार में अधिवेशन हुए थे, पटना में, बांकीपुर जो कि बीपीएससी ट्री का हेडमास्टर वाला जो परीक्षा जो 7 तारीख को हुआ था उसमें पूछ दिया गया। फिर अगला में आप लोग को गया से एक और क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना। कि गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सीआर दास ने की थी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है ना। और 1912 वाला का किसने किया था। तो ये आर एस मधुलकर जी के द्वारा किया गया था। तो ये गया वाला चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया। तो ये पिछले शिफ्टों में पूछा गया और आज पूछ लिया गया कि गया अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है ना। जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया। तो जिन दोस्तों का भी परीक्षा नहीं हुआ है, वो रामगढ़ वाला जो अधिवेशन 1940 में हुआ था उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक ही था। तो वो रामगढ़ में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है ना। तो उसको आप लोग अगले शिफ्टों के लिए, जिन दोस्तों का आप एग्जाम नहीं हुआ उसको ध्यान में रख लीजिए। तो जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भारत में हुआ है, तो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे चैनल पर आप लोग को वीडियो में उपलब्ध है, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने ये 1922 लगाया हो उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। द इंडियन नेशन का प्रकाशन, तो जो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर 1931 लगाए हैं, ठीक है ना, 1931 जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन जो ये पुस्तक है दोस्तों, इनका पुस्तक है द इंडियन नेशन समाचार पत्र है, उसको ये 1931 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। प्रकाशन किया गया प्रारंभ 1931 में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों में ये ऑप्शन जो है मे भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ऐसे ही ऑप्शन था। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, 1931 देख लीजिएगा, चाहे वो ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो, कैसे भी उलट फेर करके दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1931 वाला जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है कि एक बरसाती दिन में, ठीक है ना, एक बरसाती दिन में, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ठीक है ना। ये जो है एक बरसात के दिनों में आमतौर पर ये शुष्क बल्ब तापमापी जो होता है आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इस प्रश्न को जैसे ही गूगल पर आप लोग टाइप कीजिएगा, तुरंत आप लोग का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो जिन दोस्तों ने सल्फर डाइऑक्साइड लगाया है आंसर, वो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एकदम 100% श्योर रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 49 है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है दोस्तों, यह जो है अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। वह जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाता है,
उपचयन कहलाता है। तो जो दोस्त ये बी अपचयन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप लोग इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों एकदम स्पष्ट और स्पष्ट आप लोग के लिए प्रश्न मैं टाइप कराकर आप लोग के समक्ष में रख रहा हूं। और आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इतने आंसर की सटीक देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। और वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने जितने भी प्रश्न का उत्तर दिया है उसको, जितने जीके जीएस और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सबका डिस्कशन इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है, देखिए ये 50वां नंबर आज का प्रश्न है, आप लोग को देख लीजिए। आप में मे बी ये बार-बार मैं कह रहा हूँ कि मे बी ये नंबरिंग जो है आप लोगों में दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे प्रश्न जो प्रश्न पत्र आया था उसमें यही नंबरिंग था। तो देखिए ये प्रश्न है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक्स किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो दोस्तों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्त मेरे जैसे देखिए ये अल्फा किरण हो गया, ठीक है ना, ये बीटा किरण हो जाएगा, अल्फा किरण, बीटा किरण, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं कैथोड किरण, कैथोड किरण, और आप लोगों को ये कैनाल किरणें, ये सब जितने किरणें हैं दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग किरणें नहीं होती हैं। बाकी ये एक्स किरण गामा किरण ये दोनों जो है चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रश्न नहीं पूछा गया है इसलिए ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सब जितने हैं ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। अल्फा बीटा कैथोड कैनाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि हाइड्रोजन परमाणु के ये एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो दोस्त ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जिन दोस्तों ने ये ऑप्शन नंबर ए लगाया है, ठीक है ना, ये एन स्क्वायर जो है लगाया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 52 है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों ये आप लोग इसको सर्च कीजिएगा, आप लोग गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप लोग इसको सर्च कर लीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इसका ये 3 हो जाएगा। ये 3 चरणों में जो है CO2 का जो है दोस्त मेरे ये निष्पादन होता है, ठीक है ना। एरोबिक श्वसन में ये 3 चरणों में ये आप लोगों का ये CO2 का निष्पादन होता है। तो जिन दोस्तों ने इस प्रश्न का ऑप्शन 3 लगाया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 53 है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई जो होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्त मेरे जो दोस्त ने नेफ्रॉन लगाया है, नेफ्रॉन जिसने आंसर लगाया है, ठीक है ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेफ्रॉन जिन लोगों ने लगाया है उनका ये बिल्कुल सही जवाब है। नेफ्रॉन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 54 है आप लोग को कि टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो दोस्तों ये एक हृदय की ऐसी ये क्या बोलते हैं अवस्था होती है जिसमें हृदय गति जो है दोस्त मेरे ये तेज हो जाती है, ठीक है ना। इस पर हाल फिलहाल में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पर शोध भी किया जा रहा है, ठीक है ना। टैकीकार्डिया जो अवस्था है तो ये हृदय गति इसमें तेज हो जाती है, ठीक है, इसे अवस्था में, ठीक है। तो जो दोस्त ये तेज ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। और दोस्तों आप लोग ये जितने भी शानदार प्रश्नों का आज 10 दिसंबर ये 2023 को ये बीपीएससी ट्री 2.0 का आप लोग आंसर की देख रहे हैं और ये इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब तो आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल बनता ही बनता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत जो किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है। देखिए ये आप लोग का करंट अफेयर से बार बार मैं आप लोग के लिए कह रहा था कि चंद्रयान 3 आदित्य L1 यानी कि सौर मिशन, आप लोग को G20 एशियाई खेल से, नोबेल पुरस्कार से, ये सारा जो है हॉट टॉपिक है, ये बार बार प्रश्न खपने वाला इसी में से आप लोग का आता है। और ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया है ये सब करंट अफेयर के सेक्शन में हमारे मौजूद है। तो दोस्तों आप लोग के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, मैं चाहे जो भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग के लिए बिल्कुल ही, आप लोग को जिन दोस्तों का नहीं हुआ है एग्जाम अभी तक
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को विजिट करके सब देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए वीडियो उपलब्ध है। और जो दोस्त आज प्रश्न दिए, आज ये एग्जाम दिए हुए हैं, उनका ये उत्तर देख लीजिए, इस प्रश्न का क्या होगा। ये चंद्रयान 3 के बारे में कहा जा रहा है। तो चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। तो दोस्तों ये तो गलत गलत बात है, ये ठीक है ना। ये चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम ठीक से नहीं किए हैं, ये भी गलत है। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों के भारत चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ये दो देख लीजिए, तो इसमें से ऑप्शन जो है, इस प्रश्न का जो है ये ई ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें से कोई ऑप्शन जो है ये सही नहीं है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 56 है आप लोगों के लिए कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, ठीक है ना। ये राम सुतार जी, ठीक है ना। ये राम सुतार जी जो है, ये महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, ये जो स्थापित है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा उसका। तो जिन दोस्तों ने ये राम सुतार लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आज बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग जो दोस्त कितना आंसर सही किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त मेरे, जिन दोस्तों ने ये ऑप्शन ई लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जिन्होंने उत्तर लगाया है, ये न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जो लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब था। ये नहीं पूछा गया है। तो बाकी ये न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल ये सब थी, लेकिन ये न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जो थी ये नहीं थी पैनल में, ठीक है ना, ये पैनल में नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 59 है कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं। ये कौन बने हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ये अदिति गोस्वामी हो जाएगा। अदिति गोस्वामी नहीं, सॉरी, ये अदिति स्वामी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोस्त इसका ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 60वां नंबर प्रश्न है कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने की। तो दोस्त इस प्रश्न का जिन्होंने उत्तर जो लगाया है ये सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आजाद दस्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया है। तो जो दोस्त जयप्रकाश नारायण लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 61 है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो ये बिहार स्पेशल वाला जो वीडियो मैंने आप लोग को कराया है अपने चैनल पर हमारे उपलब्ध है एसके ग्लोबल क्लासेस पर। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न को मैं कई बार आप लोगों के लिए रिपीट किया हूं, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए कई प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी इस प्रश्न को कराया हूं कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये अप्रैल 1930 जो हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 62 है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है, ठीक है, कौन से। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में तो अभी बिहार सरकार के द्वारा भी अभी जो पहले फेज में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनमें महिलाओं के लिए एक स्कूटी योजना का ये आप लोग को शुभारंभ किया गया है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों देखिए ट्रिकी आप लोग के लिए प्रश्न है। ये मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है ये नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा में ये हाल फिलहाल में ही इस योजना को चालू किया गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर जिन्होंने उड़ीसा लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 63 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? भूपंप ये सॉरी भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है? तो दोस्त मेरे ये रिएक्टर पैमाना जो हो जाएगा, ठीक है ना? रिएक्टर पैमाना जो हो जाएगा, रिक्टर पैमाना, इसी पर आप लोग को भूकंप की तीव्रता या गहनता मापने के हेतु उपयोग किया जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर जिन्होंने रिक्टर पैमाना लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 64 है, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। तो दोस्तों निच्छालन जो प्रक्रिया होती है, जो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर ये खनिज और मिट्टी से लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है ये हो जाएगा आप लोगों को खनिज और मिट्टी से ये संबंधित है। निच्छालन जो प्रक्रिया है ये खनिज और मिट्टी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 65 है कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ठीक है ना? ये टोटल जो है दोस्त मेरे आप लोग मैप पर देखिएगा तो ये 5 देश जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जिन दोस्तों ने 5 लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गूगल पर सर्च कीजिए, विकिपीडिया से सर्च कीजिए और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था इसी साल के ये मई में दोस्तों, मई 2023 में ये एक रिपोर्ट आया था जिसमें राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना गया है मोटे अनाजों में भारत का। ठीक है ना? तो आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिए, कोई आप लोग को डाउट नहीं है। तो जिन दोस्तों ने ये राजस्थान लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? राजस्थान जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 67 है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो दोस्तों सबसे भारत का शुष्क स्थान जो हो जाएगा, तो जिन दोस्तों ने जैसलमेर लगाया है, ये जैसलमेर लगाया है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना? जैसलमेर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे शुष्क स्थान के रूप में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो जायद फसल की बात करें दोस्तों तो ये तरबूज भी है, जायद फसल है, मूंग भी जायद फसल है, उड़द भी जायद फसल है। ठीक है ना? तरबूज हो गया, ये खरबूजा हो गया, आप लोग के लिए और लिख दे रहा हूँ, मे भी अगले शिफ्टों में पूछ दे। तो जायद फसल में तरबूजा, खरबूजा, ये आप लोग को ककड़ी, ककड़ी, ठीक है ना? मूंग उड़द भी हो जाएगा, आप लोग को सूरजमुखी हो जाएगा, ये सूरजमुखी हो जाएगा। ये जितने हैं दोस्तों ये सब जायद फसल में आते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का लगाए हैं उत्तर, उनका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 है कि मगध एवं अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध और अंक के मैदान जो है दोस्तों इस प्रश्न का जिन्होंने उत्तर लगाया है निम्न गंगा का क्षेत्र, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? मगध एवं अंक के मैदान जो है निम्न गंगा के क्षेत्र हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर है। ठीक है? आज के आप लोग को जो जीके जीएस और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये लास्ट प्रश्न है कि हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये दुर्लभ प्रजाति हैं। ठीक है ना? ये दुर्लभ प्रजाति के रूप में इनको रखा गया है। ठीक है ना? ये दुर्लभ प्रजाति के रूप में ये दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण है। तो आप लोग के लिए दोस्तों ये 70 का ये बी हो जाएगा, यानी दुर्लभ प्रजाति प्रजाति जो है जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का ये बीपीएससी का जो परीक्षा लिया गया, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का 10 दिसंबर का 2023 का, आप लोगों ने जितने जीके जीएस और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे आप लोग को मैं सटीक आंसर जो है आप लोग को भरसक बताने की कोशिश किया हूं। तो जो दोस्त आज परीक्षा दिए हैं उनका कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसमें से कितना सही है आप लोगों को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छा गया होगा और आप लोग घबराए नहीं, रिजल्ट एकदम बिल्कुल सकारात्मक होगा। आप लोग एकदम विश्वास रखिए अपने पर और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएं जो है इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा आप लोग को दी जा रही है। आप लोग एकदम बिल्कुल सफल हो। तो दोस्त मेरे आज के क्लास में इतना ही, आज के क्लास में इतना ही।
फिर और एक अगले क्लास में आप लोगों के लिए एक और एनालिसिस, पेपर एनालिसिस को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा और जाते-जाते इतना कहूँगा कि जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।